हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम एचपी टेट के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मेनली रहने वाले हैं हिस्ट्री से। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ हर्षवर्धना, यानी कि हर्षवर्धना के दरबारी कवि कौन थे। और ये अभी जून 2025 में क्वेश्चन बना था। इतना टफ नहीं था, सबको पता है भी हर्षवर्धना के कोर्ट में कौन थे कोर्ट पोइट। तो बाना भट्ट, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। बात करते हैं हम हर्षवर्धना। हर्षवर्धना खुद जो है एक स्कॉलर कहे जाते हैं, है ना। इनके द्वारा 3 इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई थी। उनके नाम देख लेते हैं। हो सकता है पूछा जाए, अगली बार पूछ लिया जाए कि हर्षवर्धना के द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई थी, या ऐसा पूछ लिया जाए कि आपसे पर्टिकुलर बुक का नाम दिया हो और पूछें कि भाई ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो हर्षवर्धना ने एक तो लिखी थी रत्नावली, दूसरा लिखा था नागानंदा, और जो थर्ड थी वो लिखी थी प्रियदर्शिका। तो ध्यान में रख लेना है, प्रियदर्शिका, नागानंदा और रत्नावली, 3 इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई थी। और बाना भट्ट, क्योंकि इसका कोर्ट पोएट था हर्षवर्धना का, तो बाना भट्ट के द्वारा जो है क्या लिखा गया था, हर्षचरिता करके बुक लिखी गई थी, जिसमें हर्षवर्धना के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कुछ एक चीज़ें यहाँ से ध्यान में रख लेनी है। और अगर एक और बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है ट्रैवलर आता है ना, जिसको हम जो है जानते हैं हुइंत्सांग के नाम से, है। तो हुइंत्सांग जो है विजिट करता है इंडिया को इसके टाइम पे। और जो है ये आया कहाँ से था, तो चाइना से आया था। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है ना। उसके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसको सीयूं की कहते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट बन सकती है, कौन सी बुक लिखी थी इसने, सीयूं की। तो ये जो है इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बारे में भी आप एक बार जो है अपनी नोटबुक में ऐड ऑन कर लियो। और कुछ एक चीज़ें जो हमने हर्षवर्धन से देखी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड हर्षवर्धना's कोर्ट। तो अभी जस्ट हमने डिस्कस करा अभी कौन सा चाइनीज ट्रैवलर था जिसने हर्षवर्धना का कोर्ट जो था विजिट करा था। तो राइट आंसर रहेगा ह्यूनसांग। तो जैसे कि मैंने कहा, इसके द्वारा एक बुक लिखी गई थी सीयूंकी करके, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है ना। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हर्षवर्धना वॉज डिफीटेड बाय विच रूलर ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। तो ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा जो है हर्षवर्धन किसके द्वारा हराए गए थे। तो सबको पता है भाई पुलकेशिन टू, जो चालुक्य किंग थे, है ना, उनके द्वारा डिफीट करा गया था। और ये कब हुआ था जो इनके बीच में जो है बैटल, तो अराउंड जो है 617 या फिर कहीं 618 के अराउंड मानी जाती है ना, एडी में। और कहाँ पे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा मानी जाती है। और ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती कहाँ से है, तो एक एहोल इंस्क्रिप्शन करके है, ऐसे लिखते हैं ए होल करके जो है ना। तो जो एहोल इंस्क्रिप्शन है किसके द्वारा लिखी गई थी, पुलकेशन, जो पुलकेशन द्वितीय है, इसके जो है कोर्ट पोइट, जिसका नाम क्या था, रवि कीर्ति। तो ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जो रवि कीर्ति था वो किसका कोर्ट पोइट था, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो ये जो था किसका कोर्ट पोइट था, जो पुलकेशन टू था इसका कोर्ट पोइट था। जैसे हर्षवर्धन का कोर्ट पोइट जो था बाना भट्ट था, उसी प्रकार इसका कोर्ट पोइट जो था जिसे कहते हैं हम रवि कीर्ति था, है ना। रवि कीर्ति ध्यान में रख लेना है। और इसके द्वारा जो इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी उसका नाम क्या था, एहोल इंस्क्रिप्शन था। तो कुछ एक चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको जो है पता होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो सबको आइडिया भाई नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो था कौन था, धनानंद। अब बात करें नंदा डायनेस्टी, तो नंदा डायनेस्टी आपको पता है मगधा में रूल करती है। और मैं क्वेश्चन आपको बता रही थी, जो बिंबिसार है वो पूछा था ना, मतलब ऐसा तो नहीं था कि पूछा था कौन सी डायनेस्टी से था, पर एक्चुअली में उससे पूछा ये चीज़ गई थी कि भाई जो बिंबिसार था उसने रूल कहाँ पे करा था। हरंक्या डायनेस्टी अब तक तो आपको माइंड में बैठ गया होगा, है ना। लेकिन ये चीज़ थी कि भाई वो रूल कहाँ पे करता है, तो सबको पता है मगधा में। तो मगध में जो है हमारे पास पहली कोई पावरफुल डायनेस्टी देखने को मिलती है, तो कौन सी मिली थी हमें, हरंक्या डायनेस्टी मिली थी, है ना। हरंक्या के बाद कौन आते हैं, जिसका फाउंडर बिंबिसार था। आफ्टर हरंक्या देखा जाए तो हमें देखने को मिलेगा शिशुनागा डायनेस्टी आती है ना। जिसकी जो फाउंडेशन किसके द्वारा की थी, शिशुनागा के द्वारा। और उसी के नाम पे इसका नाम जो है जो है शिशुनागा डायनेस्टी पड़ता है। शिशुनागा के बाद हमारे पास नंदा डायनेस्टी आती है, और इसकी स्टैब्लिशमेंट किसके द्वारा करी गई थी, तो जो है जिसको कहा जाता है हमारे पास महापद्मानंद के द्वारा स्टैब्लिशमेंट करी गई थी। ठीक है, महापद्मानंद के द्वारा। लेकिन यहाँ पे लास्ट रूलर पूछा गया, तो लास्ट रूलर धनानंद था। फिर महापद्मानंद की डेथ के बाद जो है इसके 8 पुत्र जो है क्या करेंगे, रूल करेंगे। जो लास्ट 8th पुत्र होता है, जो लास्ट जो रूलर बना वो कौन था, उसका नाम देखने को मिलता है धनानंद था। तो ध्यान में रख लेना, महापद्मानंद प्लस जो है इसके 8 पुत्र, जिनमें धनानंद भी शामिल है, वो सारे रूल करेंगे। तो यानी कि टोटल 9 रूलर जो है क्या करते हैं यहाँ पे, रूल करेंगे जब नंदा डायनेस्टी मगधा के थ्रोन पे बैठेगी। तो चाहे आपके कोई किसी रूलर का नाम दिया हो जो हरंक्या डायनेस्टी से हो,
जैसे हरंकिया के मेन रूलर देख लेते हैं हम, तो देखने को मिलता है भाई बिंबिसार जो फाउंडर था बिंबिसार, इसको बिंदुसार से कंफ्यूज मत करिए, वो अभी बिंदुसार आगे चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो है वो आगे चलकर आएगा, है ना। अभी तो मौर्य डायनेस्टी की कोई बात भी नहीं हुई है, यहीं पे करेंगे रूल मगधा पे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जो उनसे पहले कौन कौन रूल करते हैं। फिर उसके बाद आपको अजातशत्रु देखने को मिलेगा, तो ध्यान में रख लेना कि हरंकिया डायनेस्टी से था, और पूछे कहाँ रूल करा था, मगधा पर। उदयन पूछे तो उदयन से भी ध्यान में रख लेना भाई कि उदयन अजातशत्रु का पुत्र था, अजातशत्रु जो था किसका, बिंबिसार का पुत्र था। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इन इसीलिए बता रही हूँ मैं, हो सकता है इनमें से अगली बार पूछा जाए कहाँ पे उन्होंने रूल करा, कौन सी डायनेस्टी से था, तो हरंकिया डायनेस्टी से थे और मगधा में रूल करा था इन्होंने। इसके बाद जो है शिशुनागा में दो ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, तो शिशुनागा खुद जो लास्ट रूलर हरंकिया डायनेस्टी का नागा दशका था उसको हरा के या कहीं मार कर थ्रोन प्राप्त करता है ना, शिशुनागा। और इसके बाद इसका पुत्र जिसको कहा जाता है कालाशोका, जो कालाशोका था जो है या फिर काल अशोक भी कहते हैं इसको, जिस भी तरीके से आप बोलना चाहो, तो जो काल अशोका था उसने जो है फिर रूल करा था शिशुनागा के बाद, है ना। तो दो जो है शिशुनागा डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर बन जाते हैं। अगेन पूछा जा सकता है कौन सी डायनेस्टी से थे या कहाँ पर रूल करा था, आपको पता होना चाहिए, है ना। और इसके बाद बात करें हम, तो नेक्स्ट आपको पता है नंदा डायनेस्टी, जिसमें महापद्मानंद ने एस्टैब्लिशमेंट करी थी, और महापद्मानंद के बाद उसके 8 पुत्र जो है रूल करेंगे थ्रोन पे, जिसमें जो है पावरफुल रूलर और जो है पूरा ओवरऑल देखा जाए नंदा डायनेस्टी का पावरफुल रूलर भी धनानंद माना जाता है। और बात करें कि भई जो लास्ट रूलर कौन था, तो वो भी धनानंद ही था। तो ध्यान में रख लेनी है कुछ एक चीज़ें, मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन यहाँ से कैसे भी बने आपको जो है एग्जाम में जो है राइट आंसर क्लिक करना चाहिए आपके माइंड में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विच हरंकिया रूलर वॉज अ कॉन्टेम्प्ररी ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा के कॉन्टेम्प्ररी कौन सा जो हरंकिया रूलर था, तो आपको देखने को मिलेगा एक्चुअली में इसमें ना एक नहीं दो रूलर थे जो इसके कॉन्टेम्प्ररी थे। अजातशत्रु भी कॉन्टेम्प्ररी माना जाता है, क्योंकि इसके टाइम पे जो है बुद्धा की डेथ देखने को मिलेगी आपको, और साथ में जो है महावीर की भी। तो यहाँ पे ना आपको ध्यान में अगर पूछा जाए कि महावीर प्लस जो बुद्ध है इनके कॉन्टेम्प्ररी कौन थे, तो बुद्ध और महावीर दोनों के कॉन्टेम्प्ररी बिंबिसार है, और साथ में अजातशत्रु भी है, दोनों ही कॉन्टेम्प्ररी माने जाते हैं। लेकिन इनकेस यहाँ पर ऑप्शन में दोनों दिए हैं तो आपको बिंबिसार ही टिक करना है, ठीक है। अगर बिंबिसार ना हो तो ऑप्शन में, तो अजातशत्रु पर जाना था आपको। तो हमने अभी बात करी बिंबिसार फाउंडर है हरंकिया डायनेस्टी का, फिर उसका पुत्र जो है अजातशत्रु बैठता है जो डायनेस्टी मतलब जो है थ्रोन पर। उसके बाद बात करें तो उदयन आएगा, है ना, वो थ्रोन को संभालेगा। यहाँ से एक चीज़ ध्यान में रख लेना कि जो हरंकिया डायनेस्टी थी उसको पितृहत्ता डायनेस्टी भी कहा जाता है, ठीक है। और पितृहत्ता डायनेस्टी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको एक ना पैटर्न देखने को मिलेगा कि बिंबिसार भाई मतलब बिंबिसार जो था उसका पुत्र अजातशत्रु था, अजातशत्रु किसको मारेगा, बिंबिसार को, इसका पुत्र आगे अजातशत्रु का कौन होगा, उदयन, उदयन किसको मारेगा, अजातशत्रु को मारेगा। तो एक पैटर्न दिख रहा है कि जो बेटा है वो अपने फादर को क्या कर रहा है, मारकर थ्रोन प्राप्त कर रहा है। तो इसीलिए जो है इसको पितृहत्ता डायनेस्टी भी कह रहे हैं, यानी कि मतलब पहले पिता को मारा फिर जाके जो है गद्दी प्राप्त करी, है ना। तो ये पितृहत्ता डायनेस्टी इसीलिए इसको नाम दिया गया है। तो ध्यान में रख लेना, हो सकता है पूछा जाए क्वेश्चन बने कि भाई हरंकिया डायनेस्टी को और किस नाम से जाना जाता है ना, पितृहत्ता डायनेस्टी से, या फिर पितृहत्ता डायनेस्टी किस जो है पर्टिकुलर जो है डायनेस्टी को कहा जाता है या राजवंश को कहा जाता है, तो पता होना चाहिए कि हरंकिया डायनेस्टी को कहा जाता है। और ऐसा कर क्यों रहे थे, तो भाई जो बिंबिसार था खुद में इतना पावरफुल था कि जब तक इसकी नेचुरल डेथ नहीं होती, अजातशत्रु का तो क्या कहते हैं जिसको मतलब इसको मौका ही नहीं मिलता थ्रोन पे है ना, इनकी गद्दी प्राप्त करने का मौका ही नहीं मिलता। और सेम वही चीज़ देखने को मिलेगी, अजातशत्रु भी खुद इतना पावरफुल था कि इसको भी मौका नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं कि फादर ही इनके जो थे इतने ज़्यादा जो कैपेबल थे कि भई पुत्र को नहीं मिल रही है उस वज़ह से जो है थ्रोन। पर जो उसका जैसे कि बिंबिसार अगर पावरफुल था तो इसका बेटा इससे भी 4 गुना ऐसा कह सकते हैं हम कि पावरफुल था। तो ये पावरफुल था, इससे सैटिस्फाइड थी इसकी जनता। पर ये इससे ज़्यादा पावरफुल था, इसको भी जो है गद्दी प्राप्त करनी थी कि नेचुरल डेथ तो पता नहीं कब होगी, है ना। और अब जो है आप खुद देख सकते हो 544 के अराउंड जो है बिंबिसार बैठता है और अराउंड 492 बीसीई तक जो है रूल करेगा। तो देख लो 44 में बैठ रहा है, और ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि भई 2 इयर्स तक जो है ये रूल कर रहा है ना। तो फिर उसके बाद इसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, इसीलिए इसको मार देता और गद्दी प्राप्त कर लेता है। सेम ही चीज़ यहाँ पे मिलेगी। और आगे चलकर इनके सक्सेसर जो हालाँकि वीक होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको ना कहीं न कहीं ये पैटर्न फ़ॉलो करते हुए दिखेंगे। उसके बाद लास्ट रूलर ध्यान में रख लेना, हरंकिया डायनेस्टी का नागादस का था। पूछा जाता है फर्स्ट रूलर और लास्ट रूलर जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आपको पता है फर्स्ट रूलर फाउंडर ही होता है जनरली, है ना? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भई फर्स्ट रूलर उर्फ फाउंडर कौन है, या फिर जो लास्ट रूलर है पर्टिकुलर डायनेस्टी का वो कौन है, दोनों पता होने चाहिए आपको। और बीच में जितने भी इनके जो पावरफुल रूलर बैठे थे डायनेस्टी को रूल करा था ना, वो तो आपको 100% पता होने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है हर एक डायनेस्टी से इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कुछ एक चीज़ें थी हरंकिया डायनेस्टी, तो आपकी यहीं पे कवर भी हो गई होगी। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो है टीजीटी वालों के लिए मैंने
जो है एंशिएंट हिस्ट्री की एक सीरीज़ चला के रखी थी। हालाँकि उसमें भी कुछ एक क्लासेस लेने को है, लेकिन अगर आप उसको एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को फ़ॉलो करोगे ना, एक बेनिफिट होने वाला है कि मैंने उसमें स्टोन एज अलग से डिस्कस करी है ना? फिर उसके बाद मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन करी अच्छे से डिस्कस, उनमें मैंने मतलब पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए हैं और उन्हीं को अच्छे से डिस्कस करा है। उसके इर्द-गिर्द जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्टोन एज है, कैसे उसको जो है जो कैटेगराइज़ करा जाता है जो स्टोन टूल्स के बेसिस पे, वो सारी चीज़ें हमने जो है डिस्कस करी है। या फिर आगे कहें हम कि भई कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, चाहे मौर्यन एम्पायर की बात करें या जो भी हड़प्पा डायनेस्टी, इन सब की हमने अलग से बात करी है। हाँ, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन और अभी गुप्ता और पोस्ट गुप्ता डिस्कस करने के लिए हैं, लेकिन बाकी सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसमें जो है इंडस वैली नहीं, जो है वैदिक पीरियड है उसमें डिस्कस करने को, है ना? तो अभी वैदिक पीरियड और गुप्ता और पोस्ट गुप्ता जो है डिस्कस करने को, बाकी हमने ऑलमोस्ट सारे कर लिए हैं डिस्कस उसमें। तो आप उसको ना फ़ॉलो कर सकते हो, उसमें जो है आपको। और जब हम अलग-अलग से हिस्ट्री के जो उसमें डिस्कस करेंगे अलग-अलग तरीके से, तो आपको पता है क्या होगा, उसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री का अलग से आपके माइंड मैप बन जाएगा। और माइंड मैप के माध्यम से करवाई है मैंने हर एक चीज़, उसमें आपको एमसीक्यूज़ ही करे हैं, लेकिन माइंड मैप के माध्यम से। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा भई वैसे ही हमने एंशिएंट को करा है, उसी के बाद मिडेवल वैसे ही करा है, वैसे ही हमने मॉडर्न हिस्ट्री को करा हुआ है। हालाँकि उनमें भी हमें क्लासेस डिस्कस करने को है, लेकिन वो आपको ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। बाकी ये तो सीरीज़ चल ही रही है, तब तक क्यों ना आप वहाँ से कवर कर लो, यहाँ पे फिर आपको कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कुछ और आइडिया मिल जाएगा कि भई हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली है, अब यहाँ पे आपको आंसर ही टिक करना है, कुछ डाउट होगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। वैसे एक सीरीज़ तो चल ही रही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हू वाज़ द फाउंडर ऑफ वर्धा डायनेस्टी? तो जो है वर्धा डायनेस्टी का जो है फाउंडर कौन था? सबको पता है भई, इसका फाउंडर जो है कोई और नहीं, प्रभाकर वर्धन था, जो किसका फादर था? हर्षवर्धना और जो है राजवर्धना का फादर था। और ये जो है आपको देखने को मिलते हैं कि हरियाणा वाले एरिया में जो है हमारे पास ये रूल करते हुए दिखेंगे। लेकिन बाद में जो है जैसे ही प्रभाकर वर्मन की डेथ होती है और फिर राज्यवर्धन थ्रोन पे बैठता है, लेकिन इसको मार दिया जाता है, तो बाद में फिर हर्षवर्धन जो है थ्रोन को सँभालता है और फिर बाद में आपको दिखेगा कि भी कनौज का एक्सपेंशन करता है। पर ऐसे ही नहीं करता है, उसमें भी बहुत मतलब एक खुद में स्टोरी है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री में ही। अभी यहाँ तक ही सीमित रहते हैं, ठीक है? तो किसने जो एस्टेब्लिशमेंट करी थी? प्रभाकर वर्मन ने। और इसको जो है हमारे पास वर्धना डायनेस्टी के साथ-साथ जो है पुष्यभूति डायनेस्टी, वैसे मेनली इसको पुष्यभूति डायनेस्टी कहा जाता है, लेकिन वर्धना डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो आपको दोनों ही नाम इसके ध्यान में रख लेने हैं, है ना? और पावरफुल रूलर सबको पता है, अभी हर्षवर्धना था इसका पावरफुल रूलर, है ना? और हर्षवर्धना के रूल के साथ-साथ आपको देखने को मिलेगा फिर एंशिएंट हिस्ट्री से हम कहाँ पे जो है मिडेवल में जंप कर जाते हैं। लास्ट रूलर देखने को मिलता है एंशिएंट हिस्ट्री में हमें। फिर उसके बाद मिडेवल में हम जंप कर जाते हैं, है ना? वो भी अर्ली मिडेवल में। तो कुछ एक चीज़ें हम जो है डिस्कस करेंगे। वैसे मिडेवल का कोर्स हमने जो है कंप्लीट करके रखा है। आप अगर उसको देखना चाहते हो तो देख सकते हो, क्योंकि वो जो है टीजीटी वालों के लिए भी है और टेट वालों के लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है। अभी भी हम दोनों के लिए एक साथ ही जो है कोर्स चलाएँगे, तो आपको ऐसा करना है कि भई उसको वहाँ से कवर कर लेना है, मिडेवल को, और भी मॉडर्न और एंशिएंट हम कवर कर लेंगे, तो वहाँ से आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि आपको पता है भई 60 मार्क्स की एसएसटी आती है, जिसमें से आपको 35 टू 38 या कहें कि लास्ट अभी तो जो है 40 भी बने थे। तो सोच लो आप, आउट ऑफ 60 40 आपकी जो है वेटेज है, मतलब मोटा-मोटा मान के चले हम 38 टू 40 या फिर 35 टू 38 मान लो। कहाँ से बन रहे हैं आपको? सिर्फ़ और सिर्फ़ हिस्ट्री से बन रहे हैं, और बाकियों में ऑलमोस्ट अगर देखें हम तो 10 के अराउंड जो है पॉलिटी से बन रहे हैं। तो सोचो 40 प्लस 10 कितने, 50 तो यहीं से बन रहे हैं। बाकी आपको पता है फिर वेटेज किसकी देखने को मिलती है, उसके बाद ज्योग्राफी की 4 से 5 क्वेश्चन या कहीं 6 क्वेश्चन। फिर बाद में जो रहते हैं हमारे पास एक चीज़ रहती है इकोनॉमिक्स। तो इन्हीं 4 जो है मेन हम कह सकते हैं टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ें आपको जो है ना क्या करनी है, अच्छे से कवर करनी है। तो इकोनॉमिक्स से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस जनरली देखने को मिले हैं। तो मेन किसकी वेटेज आउट ऑफ 60 आपकी, एक तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री की है, फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास पॉलिटी आती है। तो पॉलिटी जो है हमारे पास अराउंड 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यानी कि 1/4 वेटेज है हिस्ट्री की। देखो हिस्ट्री कितने 40 मार्क्स बन रहे हैं और इसकी 1/4 वेटेज किसको दी है, जो है जिसे कहते हैं हम पॉलिटी को। तो ये चीज़ ना आपको ध्यान में रख लेनी है कि भाई हमें हिस्ट्री तो इस तरह से कवर करनी है कि 40 क्वेश्चंस बन रहे हैं, 38 बन रहे हैं, 35, तो उनमें से एक आधा क्वेश्चन अगर हमारा नहीं भी बन रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो टफ सिर्फ आपके लिए ही नहीं होगा, सबके लिए टफ होगा। और ऐसा भी नहीं हिस्ट्री सिर्फ आप ही कवर करें, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर कोई कवर करता है। हालांकि हम पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में या फिर जियोग्राफी में आनाकानी कर सकते हैं, लेकिन जो है हिस्ट्री को सभी सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं। तो आपको हट के करना है, हिस्ट्री तो कवर करनी है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं। क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन अगर आप इन्हीं 60 मार्क्स में से 50 इजीली ला पाते हो ना,
उसमें दिक्कत ही क्या है ना। तो वही बात है कि आप अच्छे से जो है कवर करना। खैर ये तो बहुत सारी बातें हो गई और जो है देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। हर्षवर्धन मेड विच सिटी हिज कैपिटल। अभी मैंने डिस्कस करा कि कनौज तक एक्सपेंशन करेगा और कनौज को जो है अब क्या करेगा, कैप्चर करके देखने को मिलता है कि इसको अपनी कैपिटल बनाता है। और पहली जो थी हमारे पास कैपिटल कौन सी थी, थानेश्वर, जो मैंने कहा कि हरियाणा वाले एरिया में कंट्रोल करते हुए दिखेंगे। वहाँ पे एक सामंत थे, छोटे मोटे जो है जिनको कहते हैं हम गुप्ता के सामंत या फ्यूडेटरीज कहते हैं, तो वो थे। और कहाँ पे रूल करते थे, थानेश्वर वाले एरिया में जो हरियाणा में पड़ता है। तो बाद में जैसे ही वहाँ पे कनौज का रूलर जो गृह बर्मन होता है, एक्चुअली हमें डिस्कस कर ही लेती हूँ। तो गृह बर्मन होता है ना जो वहाँ का रूलर कनौज का, वो बेसिकली इसका जो हर्षवर्धन का क्या होता है, ब्रदर इन लॉ, यानी कि उसकी सिस्टर होती है राजश्री वर्धन करके। मेरे को उसका नाम तो एग्जैक्टली ध्यान में नहीं आ रहा, पर इसकी जो सिस्टर होती है उसका हस्बैंड था जो है गृह बर्मन। और जो है उसको मार देता है। गॉड है एक जो है देखने को मिलेगा आपको कहाँ पे, बंगाल वाले एरिया में, शशांक करके। तो वो जो है उसको मार देगा। उसी चक्कर में उसका बदला लेने के लिए जो इसको आगे जो है हर्षवर्धन मारेगा और फिर एरिया को कंट्रोल करेगा, है ना। अभी मैंने ऊपर ऊपर से स्टोरी बताई आपको। तो जो इसने जो है बंगाल का, जो बंगाल वाले एरिया में एक गॉड करके पूछा जाता है ना, एक एरिया था, उसने क्या करा, कंट्रोल कर दिया कनौज को। और उसको गृह बर्मन को मारने के बाद और फिर कनौज को कैप्चर करने के बाद जो है हर्षवर्धन को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि भाई इसका ब्रदर इन लॉ मारा और साथ में ही इसके भाई को भी उसी ने मारा था। तो कुछ एक वैसे स्टोरी तो कुछ अलग है, लेकिन आप इतना ध्यान में रख लेना, उसी चीज़ का बदला लेता है भाई का और अपने ब्रदर इन लॉ का जो है बदला लेने के लिए ये जो है उसको मार देता है। और पूरा कनौज वाला एरिया, इस कनौज से लेके बंगाल तक, मतलब ऐसा मानो थानेश्वर इनके हरियाणा से लेके अब जो है बंगाल तक इसी का एक्सपेंशन हो जाएगा पूरा। तो वहीं पे फिर थानेश्वर से कंट्रोल करना ईजी नहीं था ना, तो यहाँ पे कनौज में बीचों बीच बैठेगा तो ये वाला एरिया भी कंट्रोल करना ईजी हो जाएगा, ये वाला भी। अदरवाइज़ यहाँ से तो टफ था ना। तो ये चीज़ आपको कुछ एक ध्यान में रख लेनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान कौन था भाई फ्रांस का किंग, सबको पता है, लुई 16 है ना। इसकी स्टोरीज तो सभी को आइडिया भाई, कैसा रूलर था, है ना। कैसे इन द सेंस कि मतलब कैपेबल नहीं था लुई 16 जो था, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस आफ्टर द रेवोल्यूशन। तो कौन बना था, कोई और नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट बना था। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु वॉज द लास्ट सुल्तान ऑफ लोधी डायनेस्टी। मैंने आपको इतनी बार बता दिया कि जो लास्ट रूलर लोधी डायनेस्टी का कौन था, इब्राहिम लोधी था। हालांकि आंसर तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर। और जो है इसको कौन, जो इसके बाद इसको जो है गद्दी से हटाकर या फिर कहीं मारकर गद्दी कौन प्राप्त करता है, बाबर। इनके अब मुग़ल रूलर्स की जो है यहाँ कहीं मुग़ल जो है हमारे पास इसको कहते हैं डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट होगी इंडिया में, है ना। तो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमें देखने को मिलती है। इसमें बाबर इब्राहिम लोधी को हरा देता है और अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर देगा अब, है ना, इंडिया पे। और जो है मुग़ल एम्पायर की थ्रोन जो है हमारे पास को रखते हुए दिखेगा। तो कुछ एक चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए कि, और ये रूलर सिर्फ लोधी डायनेस्टी का ही लास्ट रूलर नहीं था, पूरी दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था। तो ध्यान में रख लेना। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे ना पूछा जाए कि लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, पूछा जाए कि भाई दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर कौन था। पता होना चाहिए कोई और नहीं, जो इब्राहिम लोधी था वही पूरी दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी का फाउंडर जो था खिज़र खान था। ध्यान में रख लेना है आपको। हमने देखा है 5 डायनेस्टीज दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत थी कितनी डायनेस्टीज रूल करती है भाई, 5 है ना। तो उसमें आपको पता है कि फर्स्ट एक तो मामलुक या स्लेव डायनेस्टी, उसका फाउंडर कौन दिखेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक दिखेगा। उसके बाद अगर सेकंड की बात करें तो आपको दिखेगा खिलजी। खिलजी की जो डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा, तो उसका था हमारे पास जो है जो अलाउद्दीन खिलजी का फादर इन लॉ या कहीं फिर चाचा थे, जलालुद्दीन खिलजी थे, है ना। उसके बाद बात करें तो हमारे पास आता है तुगलक डायनेस्टी। उसका फाउंडर कौन दिखेगा आपको, गाजी मलिक या फिर कहें इसको कहते हैं हम गयासुद्दीन तुगलक। बेसिकली ओरिजिनल नेम तो उसका गाजी मलिक था, लेकिन उसको गयासुद्दीन तुगलक जब वो थ्रोन पे बैठेगा तो टाइटल अडॉप्ट करेगा, है ना। उसके बाद बात करें तो अगले कौन आते हैं हमारे पास, सैयद डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलती है और खिज़र खान जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट करते हुए दिखेगा। फिर बात करें लास्ट डायनेस्टी की तो कोई और नहीं, लोधी डायनेस्टी थी जिसकी इस्टेब्लिशमेंट बहलोल लोधी करता है। और इसका लास्ट रूलर तो कौन था, हमने भी देखा इब्राहिम लोधी था। तो ये आपको ना पता होना चाहिए कि 5 डायनेस्टीज रूल करती है जो है दिल्ली सल्तनत पे। उनके फाउंडर, पहले उनके नाम पता होने चाहिए, उनके फाउंडर कौन थे उनका नाम पता होना चाहिए, और फर्स्ट रूलर के बाद आपको लास्ट रूलर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ एक चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्ज़ाम से, मतलब
में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम, अब तक करा भी नहीं है कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी। भाई जब एग्ज़ाम में ही सिंपल क्वेश्चन बन रहे हैं तो हम क्या ही करेंगे कुछ भी जो है एक्स्ट्रॉर्डनरी या टफ़ चीज़ें पढ़कर। हमें तो जो है एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का ही है भले, लेकिन करना तो क्वालिफाई करे मतलब करना तो पड़ेगा ना क्वालिफाई। इसीलिए आपको उतना ही देखो, हार्ड वर्क करना अच्छी बात है, पर वो स्मार्टली होना चाहिए, तभी सक्सेस मिलेगी, है ना। तो इसे आप ध्यान में रख लेना। हार्ड वर्क करो पर स्मार्टली करो, यानी कि उतना ही हार्ड वर्क करो जितने की ज़रूरत है। वो कब होगा, जब आप थोड़ा स्मार्टली एक्ट करोगे ना, और साथ में वही सक्सेस दिलाता है आपको। तो कुछ एक चीज़ें जो ध्यान में रखनी होती है। खैर ये तो ज्ञान की बातें हो रही है, लेकिन और होती रहेगी, है ना। तो एक्चुअली ज्ञान की बातें नहीं, मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप ना बस जो है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएँ, यानी कि अच्छे, ठीक है क्वालिफाइंग नेचर का गेन कहूँगी, लेकिन उसके लिए भी तो आपको ये जो एक बाउंड्री उन्होंने सेट करी है, उसके दूसरी साइड तो जाना पड़ेगा ना। तो यही चीज़ है, इस बाउंड्री को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा ना आपको। तो तभी क्रॉस करोगे जब आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो मार्क्स लाने वाले हो। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपको लाने होंगे, है ना। तो तभी आएंगे जब आप हार्ड वर्क स्मार्टली करोगे। और बस इतना ही है मेरा मकसद कि भाई आपको जो है जैसे भी हेल्प हो सके, या फिर आपको जो है इनकी, ठीक है पता है एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनते हैं, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस रखूँ, उसी के जो है अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम करे जाएँ, है ना। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत सारी बातें होगी। द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी, तो कौन था लास्ट रूलर सैयद डायनेस्टी का। इसमें हमारे पास हमने अभी देखा खिज़र खान तो फाउंडर था, तो लास्ट रूलर जो है आपको मिलेगा अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। अगर मैं एक ही बार में वहाँ बता देती आपको 5 डायनेस्टी थी, तो आप ना उसमें जो है लास्ट रूलर वो भूल जाते। तो अभी आपको पता है लास्ट डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी थी, फाउंडर उसका कौन सा है, बहलोल लोधी है, लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी है ना। अब हमने सैयद से देख लिया, खिज़र खान फाउंडर है जो 4th नंबर की डायनेस्टी थी। और अगर बात करें तो फाउंडर इसका कौन था, खिज़र खान था, है ना। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर खिज़र खान था। और लास्ट रूलर हमने देख लिया अलाउद्दीन आलम शाह है। बाद में ये जो है गद्दी किसको दे देता है, बहलोल लोधी को, जो लास्ट डायनेस्टी देखने को मिलती है उसका फाउंडर। तो इसको गद्दी छोड़ जाता है और ख़ुद जो है कहा जाता है कि बनारस साइड चला जाता है। तो कुछ एक चीज़ें थी। तो उसी के बाद वैसे ही हम जो है अगर बात करें मामलुक डायनेस्टी या स्लेव का लास्ट रूलर भी देखेंगे, वहाँ बता दी, अगर मैं बता देती तो हो सकता है आप भूल जाते, लेकिन हम जो है वही ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। एक ही जगह अगर हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे तो शायद से बहुत ज़्यादा हो जाए और कन्फ्यूज़ हो जाएँ आप, है ना। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ हरंकिया डायनेस्टी, है ना। कितनी बार बता दिया मैंने, अब तक तो आपके जहन में अच्छे से छप गया होगा भाई कि बिम्बिसार। अब तो आपको इसको अगर कोई ऐसे नींद में पूछे कि हरंकिया डायनेस्टी किसके द्वारा इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी इसकी एक्चुअली में, आप सीधा बोल दोगे बिम्बिसार, है ना। और अब तो आपको बिम्बिसार और बिंदुसार में कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है, और यही मैं चाहती हूँ। बिंदुसार और बिम्बिसार में कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। हो सकता है आपसे पूछ ले जाए बिंदुसार कौन सी डायनेस्टी का रूलर था, आप हरंकिया करके आओ। क्यों भाई, बिम्बिसार नहीं पूछा है, बिंदुसार पूछा है। तो मौर्यन एम्पायर का रूलर है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। तो ये ना आपको क्लियर होना चाहिए, बिम्बिसार अलग है, बिंदुसार अलग है, इनमें कन्फ्यूज़न होता है और सभी को होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु शिफ्टेड द मगधा कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। तो किसने करी थी शिफ्ट, इसको देख लेना है आपको कि भैया किसी और ने नहीं, उदय ने करी थी। आपको पता है हरंकिया डायनेस्टी का रूलर है, सबसे पहले तो आएगा हमारे पास बिम्बिसार। अब तक तो आपको हरंकिया डायनेस्टी भी अच्छे से जो है कवर हो गई होगी। बिम्बिसार के बाद कौन आता है, अजातशत्रु इसका पुत्र। उसके बाद बात करें तो उदयनाथ है, और उदयनाथ अजातशत्रु का पुत्र था, तो इसी को फाउंडर माना जाता है जो पाटलिपुत्र का। और कहीं कैपिटल भी इसी ने शिफ्ट करी थी। वैसे तो अगर देखा जाए कुछ एक बुक्स में आपको जो है अजातशत्रु भी मिलेगा, लेकिन जो है अगर आप जितने भी एग्जाम्स में मैंने देखा है ना, तो उनमें आंसर राइट जो उदयन ही दिया होता है। बेसिकली इसने फोर्ट बनाया था पाटलिपुत्र वाले एक विलेज में, लेकिन वहाँ पे कैपिटल अगर शिफ्ट करी थी किसी ने तो उदयन ने करी थी, और उसको ना डेवलप भी इसी ने करा था, तो इसीलिए इसी को ही उसका फाउंडर माना जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको ध्यान में रखना है ये हरंकिया डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो मगधा पे रूल करेगी जितनी भी डायनेस्टीज वो सारी ही इंपॉर्टेंट है, आपको उनके बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा मॉडर्न भी डिस्कस कर लेते हैं। स्वदेशी मूवमेंट प्रोमोटेड, तो स्वदेशी मूवमेंट जो है इसको जो है हम देखें तो इसने क्या प्रमोट करा था, सबको पता है इंडियन गुड्स, है ना। स्वदेशी से नाम से ही पता चल रहा है ना। तो अगर बात करें स्वदेशी मूवमेंट किसके अगेंस्ट चला था, तो पता है पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट चला था, जो 1905 में हमें देखने को मिलते हैं। अनाउंस किसने करा था, लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस देखने को मिलता है हमारे पास, करता है भाई जून या जुलाई के अराउंड, है ना, 1905 में। लेकिन ये कब जो है हमारे पास अफेक्ट में आता है, कहीं कि कब जो है पार्टीशन देखने को मिलता है एक्चुअल में, ये तो अनाउंस हुआ था। तो अक्टूबर के अराउंड, अक्टूबर 16 को जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, अनाउंस कर लिया था जून जुलाई के अराउंड। और अगर बात करें पार्टीशन हुआ था अगस्त 16 को 1905 में, लेकिन इस बीच में 7 अगस्त बात करें
कब 1905 में हमें देखने को मिलता है वही कि एक मूवमेंट चलता है, बॉयकॉट मूवमेंट, या फिर जिसको कहें एंटी पार्टीशन मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट, कुछ भी कहा जा सकता है। वो शुरू होता है 7 अगस्त 1905। तो ध्यान में रख लेना है। लॉर्ड कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और जो है कब 1905 में अनाउंस यही करता है, जून जुलाई के अराउंड, और होता अक्टूबर जो है 16 को। तो अक्टूबर 16 को होगा, आपको पता होना चाहिए। स्वदेशी मूवमेंट इंडियन गुड्स को प्रमोट करेगा। और बॉयकॉट किसका करेगा? ये ब्रिटिशर गुड्स का बॉयकॉट करेगा, है ना। तो ध्यान में रख लेना है आपको कुछ चीज़ें यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन चंपारण गांधी हेल्प, तो गांधी जी ने किसको हेल्प करा था? पहले तो हमने देखा था कि किसके अगेंस्ट थी। आज हमने क्वेश्चन रखा है कि किसको हेल्प करा था गांधी जी ने। तो गांधी जी के द्वारा हेल्प करी गई थी इंडिगो फार्मर्स को, है ना। तो इनको क्योंकि फोर्स करा जा रहा था भाई कल्टीवेट करने के लिए, है ना, इंडिगो। तो इसी चीज़ के लिए जो है बाद में क्या देखने को मिलता है, हमें उनका जो है विरोध देखने को मिलता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और उसमें गांधी जी जो है हेल्प करते हैं। और गांधी जी किसके कहने पे चंपारण जाते हैं? तो ध्यान में रखना, राजकुमार शुक्ल के कहने पर जो है जाएंगे, जिसे कहते हैं चंपारण में। और ये कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह देखने को मिलता है। और एक चीज़ ध्यान में रख लेना कि ये पहली बार था जब गांधी जी इंडिया में आकर जो है पॉलिटिक्स में एंटर होंगे। कब होंगे? चंपारण सत्याग्रह के थ्रू ही होंगे एंटर, ये आपको आइडिया होना चाहिए। और जो राजकुमार शुक्ल जी हैं, ये पता है गांधी जी को कहाँ मिले थे? हमने डिस्कस करा था 1916 में। एक बहुत जो है इम्पॉर्टेंट अधिवेशन या कहें जो है सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कहाँ पे? लखनऊ सेशन, जिसको किसने अध्यक्षता किसने करी थी? अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा करी गई थी अध्यक्षता। ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। यहीं पे राजकुमार शुक्ल जी जो है पहली बार किसको मिलते हैं? गांधी जी को मिलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे गांधी जी को मिले थे राजकुमार शुक्ल, और यहीं पे जो है इस चीज़ के बारे में डिस्कस करी गई थी, जो है चंपारण के जो भी मुद्दा था। और फिर जाके 1917 में हमें देखने को मिलता है गांधी जी फाइनली जो इंडियन पॉलिटिक्स में एंटर होते हुए दिखेंगे हमें। और ये तो थी बात की हमें क्या पहली बार गांधी जी 1916 में एंटर हुए थे जो है। अगर बात करें मतलब पहली बार क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन जो है इन्होंने अटेंड करा था? नहीं, इससे पहले पहली बार अगर बात करें, क्वेश्चन बनता है गांधी जी ने सबसे पहली बार कब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन जो है जिसे कहीं अटेंड करा था? तो 1901 में करा था। दिनसा बाचा करके उसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ध्यान में रखना। तो वहाँ जिस 1901 में जो अधिवेशन हुआ था उसको किसने जो है अटेंड करा था? गांधी जी ने। और पहली बार कोई अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन्होंने अटेंड करा था, पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी ही। और इसको एक बार देखना है आपको, खुद जो है इसको चेक करना कि 1901 में जो अधिवेशन हुआ था, जिसका जो अध्यक्ष जो थे वो दिनसा बाचा थे, वो एक्चुअली में हुआ कहाँ था अधिवेशन? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेरे को इसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, पर इंपॉर्टेंट है तो पता होना चाहिए। और गांधी जी ने एकमात्र इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन को जो है, जिसे कहते हैं हम क्या कहते हैं कि अध्यक्षता जिसकी की थी, तो कब करी थी? 1924 में करी थी। और कहाँ पे? बेलगाम है। बेलगाम कहाँ? कर्नाटक वाले एरिया में मिलेगा आपको। तो एकमात्र जो है आईएनसी का सेशन गांधी जी के द्वारा जिसकी अध्यक्षता करी गई थी, पता होना चाहिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। 1901 कहाँ पे हुआ था, एक तो ये चेक करना है आपको। 1916 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ बता दी मैंने। और उसके बाद बात करें हम 1924 में एकमात्र अधिवेशन है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा जिसकी अध्यक्षता करी गई थी। तो कुछ एक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन बेसिक चीज़ें हैं, कुछ भी जो है एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे हम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई गांधी जी मेथड एम्फोसाइज्ड, सबको पता है ना कि नॉन वायलेंस और ट्रुथ, ये दो ही इनके जो है हथियार थे। इनको एम्फोसाइज, इनकी अहिंसा प्लस सत्य, इस पे जो है एम्फोसाइज करते हुए दिखेंगे आपको, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन एम ऑफ एक्सट्रीमिस्ट वॉज, एक्सट्रीमिस्ट का जो मेन एम यानी कि जिनको कट्टरपंथी या कहीं हम गर्मपंथी कहते हैं ना, एक तो नरमपंथी दिखेंगे जो मॉडरेट्स हैं, और गर्मपंथी जो एक्सट्रीमिस्ट थे, है ना। तो एक्सट्रीमिस्ट का आपको पता है इन्होंने प्रमोट क्या करा था? नेशनल एजुकेशन प्रमोट करते हुए दिखेंगे। बॉयकॉट किसको करते हुए दिखेंगे? ब्रिटिशर गुड्स को देख जो है बॉयकॉट करते हुए दिखेंगे, है ना। और नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करते हुए दिखेंगे, नेशनल एजुकेशन को प्रोत्साहन दिया था, इसको बॉयकॉट करा था। और अगर बात करें, एक और क्वेश्चन बन गया इनसे कि भाई कौन सी चीज़ का इनका एक्चुअली एम क्या था? ये तो हो गया प्रमोट करा इन्होंने नेशनल एजुकेशन, अलग अलग क्वेश्चन है सारे ही। और जो है बॉयकॉट किसका करा था? ब्रिटिशर गुड्स का करा था। वहीं पे क्वेश्चन बना भाई इनका एम क्या था? तो इनका एम क्या देखने को मिलता है? स्वराज, इनकी खुद का राज, है ना। तो इनका एम था, इसको सेल्फ रूल भी कहा जा सकता है। और ये जो है पहली बार कहाँ पे आपको इसका जो है कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है? जो स्वराज है पहली बार यूज़ करा गया था इसका 1906 में, किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। और कलकत्ता अधिवेशन के जिसे कहें हम अध्यक्ष कौन थे? तो कोई और नहीं, दादा भाई नौरोजी ही थे। ठीक
ठीक है, दादा भाई नौरोजी ही थे, ध्यान में रख लेना है ना। कलकत्ता अधिवेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसकी अध्यक्षता 1906 में दादा भाई नौरोजी ने करी थी। और उसके बाद बात करें जो इसमें पहली बार जो है किसका जिक्र हुआ था, स्वराज का। उसके बाद आपको जो है देखने को मिलेगा कि तिलक, इसके बाद जो है बाल गंगाधर तिलक जी की क्या कहेंगे, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, है ना, इनकी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन बनता है किसके द्वारा नारा दिया गया था, तो ये किसके द्वारा नारा दिया गया था, बीजी तिलक के द्वारा। और ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है। और इसी के बाद जो है जब यहाँ पे स्वराज का जो है यूज़ करा गया था पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा, तो इसके बाद ही तिलक जो है स्वराज इज़ माई बर्थ राइट कहते हुए दिखेंगे आपको। और फिर इनका मेन एम यही बन जाता है कि हमें सेल्फ रूल ही प्राप्त करना है, ठीक है। तो कुछ एक चीज़ें थी तो आपको पता होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च इन, तो किसके द्वारा लॉन्च करा गया था, हमने पढ़ा था, उसके दौरान हमने डिस्कस करा था। तो ये तो गांधी जी के द्वारा लॉन्च करा गया था, है ना। और अगर बात करें हम तो कब हुआ था, तो हमने देखा था 1920 से 22 तक चलता है। क्यों भाई एंड करना पड़ा था, क्योंकि ये तो सब कुछ सही जा रहा था। और ना पर गांधी जी आपको होता है, अभी हमने डिस्कस करा, नॉन वायलेंस पे क्या करते हैं, फोकस करते हुए दिखते हैं, इनकी अहिंसा, नॉन वायलेंस को हिंदी में अभी हमने देखा था, तो उसको जो है क्या करते हुए दिखते हैं, प्रमोट करते हुए दिखते हैं। लेकिन वो ना इसने वायलेंट रूप ले लिया था, कैसे, तो अगर देखने को मिलेगा आपको 5 फरवरी पूछा जाता है क्वेश्चन 1922 में, एक बहुत जो है जिसे कहते हैं इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं भाई, जो इंसिडेंट्स का नाम क्या था, चौरी चौरा करके इंसिडेंट्स था, है ना, वो देखने को मिलता है। और इस जो इंसिडेंट्स ने कैसा रूप ले लिया था, वायलेंट रूप ले लिया था। और गांधी जी के जो है एक ही जो है जिसे कहते हैं ट्रुथ और नॉन वायलेंस पे आपको जो है एम्फसाइज करते हुए दिखेंगे। तो इसने अपना जो पाथ बदल लिया था। तो अब लगा था कि भाई इसमें आगे प्रॉब्लम हो सकती थी, क्यों, क्योंकि अगर नहीं रोकते तो आपको हर जगह वायलेंस देखने को मिलता। और उससे क्या होता, ब्रिटिशर अपना फिर जो असली रूप दिखा देते फिर से, है ना, जैसे वो अब तक करते आ रहे थे, लाठी चार्ज, उनको जो है आपको देखते हो दबाते हुए दिखेंगे इंडियंस को, या फिर जेल में डाल देंगे। तो वो सारी चीज़ें अगेन देखने को मिलती। तो गांधी जी ने उस टाइम पे कहीं एक ऐसा डिसीजन लिया जिसमें उनको क्रिटिसाइज़ करा गया। लेकिन ऐसा हुआ कि भाई उन्होंने एक्चुअली में उस चीज़ को वापस ले लिया। इतने क्रिटिसिज्म देखना पड़ा वो अलग बात है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा 12 फरवरी 1922 को उसको वापस ले लेंगे। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है, चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा जो इंसिडेंट था वो उसका मेन रीज़न था। और मैंने जैसे कि बताया नॉन वायलेंस को प्रमोट करते थे, लेकिन यहाँ पे वायलेंस देखने को मिलता है। 22 ऐसा माना जाता है, अराउंड 22 पुलिस वालों को क्या कर दिया था, जिंदा जला दिया था पुलिस स्टेशन में बंद करके। तो इसीलिए कि कोई हार्श जो है स्टेप ब्रिटिशर ना ले, तो अपने जो सब्जेक्ट्स को या कहीं अपनी जनता को उन्होंने प्रोटेक्ट करा था, अगर देखा जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडियंस बॉयकॉटेड, तो इंडियंस ने क्या बॉयकॉट करा था, अगर नॉन कॉपरेशन यानी कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, है ना, तो यानी कि उनका सहयोग नहीं करेंगे। तो ऐसे कि उन्होंने कॉपरेट नहीं करा। तो मैंने कहा 1920 में शुरू हुआ था, 22 में एंड हुआ। देखा हमने क्यों बंद करना पड़ा, कॉल ऑफ करना पड़ा मूवमेंट, और गांधी जी के द्वारा ही शुरू करा गया था, उनके द्वारा ही वापस लिया गया इसको, है ना, मूवमेंट को। तो इसमें जो है किस चीज़ का बॉयकॉट करते हुए दिखेंगे, ब्रिटिशर गुड्स का, फिर स्कूल्स का, और जो कोर्ट्स का, इन सब का जो है जो हम बॉयकॉट करते हुए देखेंगे। और जो प्रोमिनेंट लॉयर्स थे वो भी जो है कोर्ट वगैरह जाना बंद कर देंगे, स्टूडेंट्स स्कूल जाना, कॉलेज जाना बंद कर देंगे, है ना। और ब्रिटिशर गुड्स का जो है बड़े लेवल पे हमें क्या देखने को मिलता है, यानी कि वो बॉयकॉट करते हैं इंडियंस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि स्वदेशी के टाइम पर भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरी इंडिया का जो है क्या मिलता है, पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा आपको, कि बड़े लेवल पे था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वहीं पर बात करें चौरी चौरा इंसिडेंट्स, जो इंसिडेंट की हमने बात करी 1922 में हुआ था, एग्जैक्ट डेट 5 फरवरी। और ये NCERT में इसकी एग्जैक्ट डेट है, इसके बारे में है मेंशन करा हुआ। उसमें ये भी चीज़ मेंशन करी हुई है कि भाई 12 फरवरी को क्या हुआ है, इसको जो है कॉल ऑफ करा गया था, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा ही कॉल ऑफ करा गया था। तो क्यों हुआ था अभी देख लेते हैं इसमें एक्चुअली में हुआ क्या था, क्या चीज़ जो है जिसको आगे देखने को मिलेगी इस इंसिडेंट्स के बाद। तो यही देखो, राइट आंसर ए रहने वाला है, गांधी विड्रू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापिस लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च इन, तो जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको जो है क्या कहा जाता है, इसको सभी ने अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि नॉन कॉपरेशन को अभी हमने देखा असहयोग आंदोलन कहते हैं ना, इसी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है सभी ने अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। एक्चुअली में ना हिंदी में मेरे को कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन अभी जो है क्लियर हो गया। तो देखते हैं इसको जो है कब हुआ था शुरू, तो ये 1930 में आपको देखने को मिलता है इसकी शुरुआत। फिर ये आपको ना जब गांधी इरविन पैक्ट होगा तो आपको इसको जो है गांधी जी कॉल ऑफ करते हुए दिखेंगे अराउंड 1932 में। ऐसा पूछा जाता है कि फिर
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो कब जो है वापस लिया गया था। लेकिन उसके बाद जब गांधी जी आते हैं और ये क्यों एक्चुअली में पहले देख लेते हैं कि 30 से 32 तक चलता है, फिर अगेन आपको वापस जब गांधी जी आते हुए दिखेंगे लंदन से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हुए, तो वापस से क्या करेंगे, शुरू करते हुए दिखेंगे। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या था, तो 1930 में इन्होंने शुरू करा और कहाँ से शुरुआत देखने को मिलती है, सॉल्ट जो है हमारे पास सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था ना, नमक जो सत्याग्रह उससे शुरुआत मानी जाती है 12 फरवरी कब हुआ था 1930 में, वहाँ से उस सिविल डिसोबीडियंस की ही शुरुआत थी। तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा भी कि गांधी और इरविन, गांधी जी और इरविन, जो इरविन क्या था उस टाइम का जो है वॉइस रहा था, तो इनके बीच में एक समझौता मिलेगा देखने को आपको 5 मार्च के अराउंड और कब 1931 में, है ना। और इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी हो जाते हैं महात्मा गांधी जी, और जो है उसके अंडर ही एक प्रोविज़न था कि वे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आप क्या करोगे, विड्रॉ कर लोगे, और गांधी जी इसको कर भी लेते हैं। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब जो है ब्रिटिशर्स नहीं जो है क्या कहते हैं इसे, गांधी जी वापस आ जाते हैं, उनको यानी कि जो डिमांड थी वो पूरी नहीं होती, तो गांधी जी वापस आ जाएंगे, है ना। और वो जो है सेटिस्फाइड नहीं हो पाते उस जो भी उनको एक्चुअली में उनकी डिमांड थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो फिर वो क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे और अगेन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हो जाएगी, फेल होते हुए दिखेगी आपको। तो फिर जो है वापस आते ही महात्मा गांधी जी क्या करेंगे, फिर से इसको शुरू करेंगे, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। तो ध्यान में रख लेनी है आपको कुछ एक चीज़ें। तो आपको और एक चीज़ ध्यान में रखनी कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा था गांधी जी ने, इनकी कांग्रेस ने नहीं करा था पार्टिसिपेट, इसी के बाद इसी वजह से ये फेल हो गई थी। सेकंड में जो है इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, जिसके तहत गांधी इरविन पैक्ट के तहत जो है कुछ एक प्रोविजंस थे, जो दोनों में एक जो है पर्टिकुलर जगह पे जो क्या होता है सहमति होती है, तो फिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं गांधी जी। लेकिन अगेन वहाँ पे उनको जो एक्चुअली में जो इनकी डिमांड्स थी, तो उससे जो है जो है ब्रिटिशर्स सहमत नहीं थे, तो इसलिए गांधी जी वापस आ जाते हैं। और फिर देखने को मिलता है अगेन फेल हो गई। थर्ड में फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको नहीं जाते हुए दिखेगी। ध्यान में रख लेना है कि कांग्रेस ने एकमात्र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा था, वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और साथ में कौन गए थे गांधी जी की तरफ से आईएनसी को रिप्रेजेंट करते हुए, तो सरोजिनी नायडू जी देखने को मिलेंगे आपको, कि महात्मा गांधी जी के साथ जो है जाते हुए दिखेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन बन सकता है कि क्या सरोजिनी नायडू जी ने भी अटेंड करी थी, और इन्होंने भी एकमात्र, गांधी जी और सरोजिनी नायडू जी ने जो है एकमात्र जो है, अगर बात करें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, वो थी सेकेंड। कांग्रेस भी, अगर कांग्रेस दिया हो ना, कांग्रेस ही टिक करना है कि भाई एकमात्र जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी थी अटेंड कांग्रेस ने, क्या है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। क्वेश्चन कैसे भी बने सही आंसर होना चाहिए आपका, और बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट चीज़ थी द सॉल्ट मार्च प्रोटेस्टेड अगेंस्ट, तो किसके अगेंस्ट था, ब्रिटिशर, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा सॉल्ट लॉ थी, है ना, इनकी जो उन्होंने टैक्स लगाया था, तो उसी के खिलाफ थी, है ना, ब्रिटिश नमक कर के अगेंस्ट था। तो ऑप्शन ए राइट होने वाला है, ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स जो है राइट आंसर रहेगा। इसके बाद